हेलो व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए माउस ड्रामे की एपिसोड नंबर 6 की स्टोरी लेकर आई हूँ। तो दोस्तों, हमने एपिसोड 5 के एंड पर देखा था कि मुची के भाई को प्राइस मूव को सीरियल किलर ने चर्च में खड़े होकर सब लोगों के सामने ऑन एयर टीवी पर मार डाला था। उधर जैसे ही वो उसे मारता है तो वो जख्मी गिरा पड़ा फिर भी सीरियल किलर को दुआ देता है और फिर मर जाता है। फिर हमें जाय होन की छोटी सेल्फ को खड़े दिखाते हैं। हेड हंटर का बेटा खड़ा जीसस के सामने कह रहा होता है कि आपने मेरी दुआएं नहीं सुनी, अब मैं एक मॉन्स्टर बन चुका हूँ और आपके हिस्से के काम भी मैं करूंगा। और फिर वो मूव ऑन की लाश को लटका देता है। उधर बॉन्ग जी चर्च के लिए निकली हुई थी। वो जैसे ही चर्च पहुंचती है वहां बहुत अंधेरा होता है, उसे कुछ खास नजर नहीं आता। फिर वो एक कैंडल जलाती है तो उसे मूव ऑन की लटकी लाश दिखाई देती है। वो बहुत डर जाती है। इतने में उसे पीछे से आहट सुनाई देती है। वो सीरियल किलर उसके पीछे आ खड़ा था। बॉन्ग जी एक छुरी अपने साथ लेकर आई थी। वो उससे फाइट करती है। मार्शल आर्ट्स और बॉक्सिंग की स्टूडेंट होने की वजह से वो फाइट में काफी अच्छी थी, लेकिन किलर उसके फेस पर वैक्स फेंक देता है तो उसकी आईज में वैक्स चली जाने की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं देता। पहले तो वो सीरियल किलर से छुपने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन फिर वो उसके सामने आ खड़ा होता है और उस पर हमला शुरू कर देता है। वो उस पर चाकू से हमला करता है। वो आगे से चाकू को पकड़ लेती है। इतने में कि वो उसे मारने ही वाला था, सीरियल किलर को पीछे से कोई आवाज सुनाई देती है और वो सब कुछ छोड़ छाड़ के वहां से बाहर दौड़ लगा देता है। फिर हम देखते हैं कि चर्च में पुलिस दाखिल होती है और वो वहां से बोंगजी को उठाकर एम्बुलेंस में डालकर ले जाते हैं। इतने में बारियम भी वहां पहुंच जाता है। बारियम लोगों की भीड़ में से जब आगे को गुजरता है तो उसे ऐसे महसूस होता है कि जैसे उनमें कोई किलर भी हो। फिर हमें दिखाते हैं कि पीछे डॉक्टर यूहान भी ब्लैक कैप पहने उसी भीड़ के दरमियान में खड़ा हुआ है। इतने में मूची भी चर्च के अंदर पहुंच जाता है और अपने भाई की लटकी हुई लाश को इस हालत में देखकर वो बहुत दुखी हो जाता है। और बारियम भी आकर उस लाश को देखता है तो वो भी रोने लगता है। फिर अगले दिन मीडिया को सीरियल किलर की जानिब से एक और फुटेज मिलती है। उस फुटेज में वो सीरियल किलर उस छोटे बच्चे हान कुक को कुछ दिखाता है। वो दिखाता है कि उसका बाप उसके सौतेले भाई और अपनी नई फैमिली के साथ कितना खुश बैठा हुआ है और वो उसे प्रेशराइज करता है कि क्या तुम अपने सौतेले भाई को मारना नहीं चाहोगे, कि वो तुम्हारे हिस्से की सारी मोहब्बत समेटे बैठा है। फिर वो उसके भाई को भी किडनैप करके उसके सामने बिठा देता है और उस बच्चे को साइकोलॉजिकली प्रेशराइज करता है कि तुम इस पर गुस्सा करो। लेकिन वो बच्चा हानगू वो इतना अच्छा होता है कि वो उल्टा सीरियल किलर को कहता है कि मुझे तुम पर रहम आ रहा है, इस बच्चे पर गुस्सा नहीं। दूसरी तरफ इतने बड़े हादसे के बाद मुची को सुकून का इंजेक्शन लगाकर सुला दिया जाता है। वहां पर हॉस्पिटल में होंगजू भी उसे इस हालत में देखती है तो दुखी हो जाती है, जबकि डॉक्टर यूहान प्राइस मुऑन की डेड बॉडी को देखता है। उधर मुऑन का फ्यूनरल हो जाने के बाद मुची खुद को कमरे में बंद कर लेता है। ना तो कुछ खाता है बल्कि सिर्फ ड्रिंक ही किए जाता है। पारियम को उसकी फिक्र होती है। वो उसके घर के बाहर जाता है, दरवाजा खटखटाता है और बहुत कॉलें भी करता है, लेकिन मुची कोई जवाब नहीं देता। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर यूहान बोंगजी का ट्रीटमेंट कर रहा है। उसकी आंखें तो अब ठीक हो गई हैं, लेकिन हाथों पर जख्म थे। वहां पर बोंगजी डॉक्टर से पूछती है कि क्या वो सीरियल किलर पकड़ा गया, तो डॉक्टर यूहान कहता है कि नहीं। यहाँ पर डॉक्टर यूहान बहाने बहाने से उससे पूछ लेता है कि क्या तुमने उसका चेहरा देखा था, तो बोंगजी कहती है कि मैं बहुत बेवकूफ़ हूँ, मुझे सबसे पहले उसका चेहरा ही देखना चाहिए था। तो डॉक्टर यूहान आगे से कहता है कि अगर तुम चेहरा देख लेती तो इस टाइम पर जिंदा ना बैठी होती। ये कहकर डॉक्टर यूहान वहां से चला जाता है। इतने में बारियूम ऊपर से आता है और वो बोंगी का हाल चाल पूछता है और उस पर गुस्सा भी करता है कि तुम्हें इतना मुश्किल काम अकेले करने जाने की क्या जरूरत थी। इतने में ऊपर से पुलिस आ जाती है और वो बोंगी से इन्वेस्टिगेशन करती है। तो बोंगी उनको बताती है कि सारे लोग ये समझ रहे थे कि ये सारा सीन मुवॉन के चर्च में हो रहा है, लेकिन उसने पीछे लगी कैंडल्स को देखकर पहचान लिया था, क्योंकि यही कैंडल्स उसकी दादी की फोटो के पीछे भी थी कि ये एक और चर्च की जगह पर सीन हो रहा है। उसने पुलिस को भी इत्तला की थी, लेकिन पुलिस ने उसकी बात पर तवज्जो नहीं दी। लेकिन बाद में पुलिस उस जगह पर वापस आ गई थी। वो पुलिस को याद करके ये भी बताती है कि वो आदमी लेफ्ट हैंडेड नहीं था बल्कि राइट हैंडेड था। इसके अलावा वो उसका चेहरा नहीं देख सकी और भी उसे कुछ याद नहीं था। तो पुलिस उसे ये कहकर चली जाती है कि अगर कुछ याद आए तो हमसे कांटेक्ट कर लेना।
इतने में हम देखते हैं कि जी इयॉन अपने बेटे यूहान से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आई हुई है और वो हॉस्पिटल में उसे देखती है कि वो छुप कर खड़ा होकर कुछ लोगों की बातें सुन रहा है। जब वो वहां से चला जाता है तो वो कमरे में देखती है, उस कमरे में बोंगजी और बारियूम बातें कर रहे थे। यहाँ पर बोंगजी को अचानक से याद आता है और वो बारियूम को बताती है कि शायद मुझे ऐसा लगता है कि मेरे छुरी के वार से उस किलर के बाएं हाथ पर जख्म लगा था और उसकी बाएं बाजू जख्मी हो गई थी। जबकि बाहर खड़ी जी यॉन की ये सब कुछ सुनकर तबीयत खराब हो जाती है और वो बाहर जाकर वॉमिट करना शुरू कर देती है। इतने में बारियूम ऊपर से बाहर आता है और उससे पूछता है कि मैडम, क्या आपकी तबीयत सही है? ये सब कुछ ऊपर खड़ा यूहान खिड़की से देख रहा होता है। उधर डिटेक्टिव कंग और होंगजू को पता चल जाता है कि वो फुटेज जो किलर ने भेजी थी उसमें मास्क लगाया हुआ बच्चा वो हानकुक नहीं था, बल्कि उसका सौतेला भाई था जिसे किडनैप किया गया था और बाद में उसे उसी के घर के सामने बेहोशी की हालत में छोड़ दिया गया था। उधर बारियूम के घर पे होंगजू और बारियूम बैठे बातें कर रहे होते हैं। वो दोनों परेशान होते हैं कि उनका तीसरा साथी वहां आता है और वो कहता है कि बिल्कुल हमारे जैसी फुटेज किलर ने भी बच्चे की बनाई। उसे कैसे पता था कि हमने एक ऐसी ही नकली फुटेज बनाई है? उसका ये ख्याल था कि किलर ने उनको बग किया है और ये बात होंगजू को भी बिल्कुल ठीक लगती है। अगले दिन जब बारियूम अपनी फ्रिज में से मुझी के लिए कुछ खाना वगैरह तलाश कर रहा होता है तो उसके फ्रेंड को ऐसा फील होता है कि जैसे कोई उनके घर के बाहर खड़ा है। वहाँ छुप कर डॉक्टर यूहान खड़ा नजर आता है। फिर बारियूम मुची के घर के बाहर जाता है और उसे बताता है कि ये खाना जो मैं रख कर जा रहा हूँ ये तुम्हारे भाई मोवोन के हाथ का पका आखिरी खाना है। मुची का कोई जवाब नहीं आता, वो बस चुप करके सोता रहता है। उधर सीरियल किलर ने एक और मैसेज भेजा होता है कि वो मुची को चैलेंज करता है कि 3 दिन के अंदर अंदर मुझ तक पहुंच के दिखाओ, वरना बच्चे को मार दूंगा और लंग्स को उबलते हुए पानी में फेंक दूंगा। मुची ये सुनकर फिर से खुद को संभालता है और भाई का बनाया हुआ खाना खाता है। वो खाना खाते हुए उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसका भाई उसके सामने आ बैठा हो और मुची उसे देखकर रोता रहता है जब भाई उसे प्यार करता है। अगली सुबह मुची अपने पुराने स्टाइल में ऑफिस जाकर डिटेक्टिव कंग के कमरे से अपनी गन और कार्ड उठा लेता है और बॉस उसे कहता है कि तुमने तो रिज़ाइन कर दिया था। तो मुची उसे कहता है कि वो कौन सा अभी एक्सेप्ट हो गया है। ये कहकर वो चला जाता है और डिटेक्टिव कंग हैरान खड़ा उसे देखता रहता है। उधर मुची का कोलीग डिटेक्टिव शन डॉक्टर यूहान से उसके फ्रेंड जून संग के मर्डर के बारे में इन्वेस्टिगेशन करता है, लेकिन डॉक्टर यूहान किसी भी बात पर उसकी पकड़ में नहीं आता। जबकि मुची फिर से उन सारे विक्टिम्स के केसेस पर ब्रेनस्टॉर्म करता है। इतने में एविडेंसेस चेक करते हुए उसे दादी के बैग में से योगर्ट के डब्बे मिलते हैं। ये योगर्ट उसने उस ऑफिस से चुराए थे। मुची को याद आता है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसने एक ऑफिस में एक लेडी को योगर्ट की चोरी के बारे में बात करते सुना था, तो वो फ़ौरन से उनके ऑफिस में जाता है। वो वहाँ से पता करा लेता है दादी ने एग्जैक्टली किस टाइम पर एग्जिट और इन किया था। फिर वो नंबर ट्रेस कराता है तो वो नंबर जी इयॉन का निकलता है जिसने कॉल की थी। वो जी इयॉन से इन्वेस्टिगेशन करता है तो वो कहती है कि हाँ, उस रोज़ मैंने ही हाउसकीपर के लिए कॉल की थी। वो कॉल एक ओल्ड लेडी ने उठाई थी। जब वो उससे पूछता है कि वो औरत कहाँ काम करने गई थी, क्या इस घर में आई थी, तो जी इयॉन आगे से कोई जवाब नहीं देती और बहाने से चली जाती है। वहाँ बैठे मुची को एक मैसेज देखकर याद आ जाता है कि ये औरत तो हेड हंटर की वाइफ है और उसने पहले भी उससे एक दफ़ा मुलाकात की थी और उसे मूव ऑन के इलाज के लिए ये औरत पैसे भी देती रही थी। जी इयॉन ने अब अपना ऑफिशियली नाम चेंज कर लिया था। मुझे जाकर उसका फैमिली रिकॉर्ड निकलवाता है तो उसे पता चलता है कि हेड हंटर का बेटा डॉक्टर यूहान है। इतने में डिटेक्टिव शन उसे जू संग के घर में क्राइम सीन दिखाने के लिए बुलाता है। वहाँ पर डिटेक्टिव शन उसे बताता है कि इस बंदे पर मारने से पहले बहुत ज़्यादा टॉर्चर भी हुआ था। उसे जब पता चलता है कि ये सब मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के टाइम पर मर्डर हुआ था तो वो सारा सीन इमेजिन करने लगता है कि जैसे जून संग को मारने के बाद यूहान इस सोफे पर बैठा होगा और वो रोते रोते उसे कहता है कि तुम्हारे बाप ने मेरे माँ बाप को मारा और तुमने मेरे भाई को। वो कहता है कि मैं इसे मारकर जेल जाऊंगा और उधर उसके बाप हेड हंटर को भी मार डालूंगा। उधर होंगजू जेल में नाची कुक के केस पर काम कर रही होती है तो वहाँ बारियूम भी आ जाता है और वो लोग मिलकर फिर से विजिटर्स का रिकॉर्ड चेक करते हैं। उधर हेड हंटर खुद को हार्ट अटैक का बहाना करता है और जेल के डॉक्टर से मिलता है। वो डॉक्टर से पूछता है कि क्या जिस दिन नाची कुक पर हमला हुआ था उस दिन डॉक्टर यूहान भी जेल में आया हुआ था।
वो डॉक्टर कहता है हाँ, लेकिन आप उसे कैसे जानते हैं? इतने में कोई और आदमी आकर डॉक्टर को बुलाकर ले जाता है। उधर रिकॉर्ड चेक करते हुए एक गार्ड को याद आता है कि उस दिन डॉक्टर के कमरे में कोई और भी आदमी था, लेकिन विजिटर्स में उसका रिकॉर्ड नहीं है। तो वो जेल के डॉक्टर को बुलाकर पूछते हैं, तो वो कहता है कि हाँ, उस दिन मेरे कॉलेज का फ्रेंड डॉक्टर योहान भी आया हुआ था। जबकि दूसरी तरफ मुची एक पुराने क्रिमिनल को पकड़ कर लाता है और डॉक्टर योहान के घर के बाहर का लॉक उससे खुलवाता है और उसे रिश्वत भी देता है। फिर वो डॉक्टर योहान के घर के अंदर चला जाता है और अंदर जाता जाता वो सीक्रेट रूम तक पहुंच जाता है। दरवाज़ा लॉक होता है। इतने में उसे कोई आवाज़ आती है तो मुची जाकर गैराज में छुप जाता है। डॉक्टर योहान सब जगह चेक करने के बाद वहां से चला जाता है। मुची को वहां गैराज में जूतों पर खून लगा मिलता है और वो ये एविडेंस लाकर गार्बेज में फेंक कर डिटेक्टिव शन से कहता है कि ये लो सबूत, ट्रैश में से निकला है, उसका ब्लड टेस्ट मैच कराओ, हो सकता है कि डेनियल से मैच हो जाए। उसका दोस्त पहले नहीं मानता, लेकिन जब वो बच्चे की जान बचाने की बात करता है तो वो मान जाता है और मुची इंतज़ार में होता है कि जैसे ही ब्लड मैच कर जाएगा डिटेक्टिव शन सर्च वारंट लेकर आएगा। उसको लगता था कि ये बच्चा हानकुक सीक्रेट रूम में ही मौजूद होगा। उधर जेल से सब कुछ सुनने के बाद होंगजू जल्दी में योहान के घर पर जाती है। वो उसकी गर्लफ्रेंड थी तो दरवाज़ा खोलकर आराम से अंदर चली जाती है। मुची भी इसे जाते हुए देख लेता है। होंगजू तलाशी लेती है तो उसे एक बग भी मिलता है और एक सनी प्लास्ट भी मौजूद होता है जो उसने कुछ दिन पहले देखा था, जो दादी का वहाँ पर गिर गया था। ऊपर से डॉक्टर योहान आ जाता है तो वो उसे हक कर लेती है ताकि उसे शक ना हो। मुची नीचे से दूरबीन लगाए ये सब कुछ देख लेता है और उसे आज पता चलता है कि योहान ही होंगजू का बॉयफ्रेंड है। यहाँ पर मुची गलत फहमी का शिकार हो जाता है कि जैसे होंगजू को पहले से ही पता था कि ये बंदा हेड हंटर का बेटा है। योहान होंगजू के साथ खड़ा होता है तो होंगजू को एक कॉल आती है और वो कॉल मुची की थी। होंगजू की कॉल पर डॉक्टर योहान सारी बातें सुन लेता है कि मुची ने उसे कहा है कि सर्च वारंट मिल गए हैं सीरियल किलर के और अगर तुम एक्सक्लूसिव रिपोर्टिंग करना चाहती हो तो यहाँ आ जाओ। होंगजू वहाँ से जल्दी में चली जाती है और योहान घर में से अपना सारा ज़रूरी सामान उठाकर एक सूटकेस में डालता है और गाड़ी में कहीं चला जाता है। सड़क पर एक गाड़ी पीछे से आकर उसे टक्कर मारती है तो इतने में पुलिस आकर उसे एक लड़की की शिकायत पर गाड़ी की चेकिंग कराने को कहती है। वहीं पर मुची भी फासले पर खड़ा होता है। वो ये सब मुची का प्लान था। उन लोगों को सर्च वारंट नहीं मिले थे तो मुची ने जानबूझकर होंगजू को झूठ बोला था ताकि योहान सर्च वारंट का सुनकर अपना सारा सामान और बच्चा लेकर कहीं और जाए और वो रास्ते में उसे पकड़ लें। मुची दूर अपनी गाड़ी में बैठा उसे गोली मारने के लिए तैयार होता है, लेकिन जब वो सूटकेस खोलता है तो उसमें से सिर्फ कपड़े निकलते हैं और फिर वो उसकी डिग्गी चेक करते हैं तो उसमें से भी कुछ नहीं निकलता। मुची का प्लान फेल हो जाता है और वो अपने दोस्त डिटेक्टिव शन को योहान की गाड़ी का पीछा करने को कहता है और खुद डॉक्टर योहान के घर जाकर उस सीक्रेट रूम का लॉक तोड़ देता है। वो देखता है कि अंदर तो कुछ भी नहीं होता, कमरा सारा खाली पड़ा होता है, लेकिन नीचे गिरी हुई एक तस्वीर उसकी नज़रों में से नहीं गुजरती। जबकि सड़क पर डॉक्टर योहान डिटेक्टिव शन को डॉज करके गाड़ी कहीं और रास्ते पर ले जाता है और फिर वहां जाकर अपना सूटकेस निकालता है। जबकि मुची को कुछ भी नहीं मिला था तो वो ऑफिस चला जाता है। वहाँ होंगजू उससे पूछती है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, तो वो कहता है कि तुम जानती थी कि ये शख्स हेड हंटर का बेटा है, तुम्हें पता था। हालांकि होंगजू को तो अभी पता चला था। होंगजू वहाँ पर वो प्लास्टर चेक कराने आई थी, लेकिन वो उस बच्चे के डीएनए से मैच नहीं होता था। पुलिस उसे दूसरे विक्टिम्स के साथ मैच करने के लिए काम करती है, लेकिन अभी रिजल्ट्स नहीं आए थे। आज ऑफिस में मुची देखता है कि उसके भाई के पेट को काटकर उसमें से ऑर्गन्स भी निकाल लिए थे सीरियल किलर ने। ये देखकर मुची बहुत दुखी हो जाता है और उसके कोलीग्स ने ये बात उससे छुपाई थी ताकि उसे दुख ना पहुंचे। उधर डॉक्टर योहान एक सुनसान सी जगह पर कुछ चीज़ों को जला देता है। यहाँ ऐसा लगता है कि जैसे उसने सारे एविडेंसेस ख़त्म कर दिए हैं। मुची की हालत बहुत ख़राब होती है क्योंकि आज वो बहुत दुखी था, इसलिए कि सीरियल किलर की दी हुई डेडलाइन ख़त्म हो गई थी। उधर ऑफिस में डिटेक्टिव कंग को रिपोर्ट मिल जाती है और उन्हें पता चलता है कि वो बैंडेज पर टिश्यूज़ दादी के थे और जूतों पर खून एक और विक्टिम का था जिसकी लाश समुद्र में से मिली थी। तो वो लोग अब डॉक्टर योहान के घर की तलाशी लेने के लिए तैयार थे। योहान रात को अपनी माँ जी इयॉन के घर आता है और उससे पूछता है कि आपको तो पता था ना कि आपका बेटा कातिल बनेगा। ये सुनकर जी इयॉन के हाथ से गुलदान गिर जाता है।
उधर होंगजो को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है तो वो परेशान नजर आती है, जबकि बोंगजी अभी तक ठीक नहीं हुई थी। वो वॉशरूम में गिर जाती है तो बारियोम आकर उसकी मदद करता है और वो उससे कहता है कि जब तक तुम ठीक ना हो जाओ तुम मेरे घर में रहोगी। फिर वो उसे उठा लेता है और उठाकर अपने घर तक ले जाता है। वहाँ वो उसे आराम से रहने का कहता है और उसका सामान और उसका बर्ड लेने के लिए उसके घर वापस चला जाता है। बोंगजी उसके घर पर आकर बहुत खुश नज़र आती है। उधर डिटेक्टिव कांग मूची को बहुत सारी कॉलें करता है, लेकिन वो टुन पड़ा होता है तो वो बारियोम को कॉल करता है और कहता है कि उसका पता करो। लेकिन वो उसका पता करने की बजाय बाइक पर बैठकर डॉक्टर योहान का गेट फलांग कर अंदर चला जाता है और सीक्रेट रूम तक जा पहुंचता है। उस कमरे में कुछ भी नहीं होता, लेकिन उसे एक फ़ोटो नीचे गिरी हुई दिखती है तो वहाँ से एक और दरवाज़ा खुलता है। वो दरवाज़ा हटाकर वो एक और कमरे में पहुँच जाता है। वहाँ पर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं जब वो देखता है कि वहाँ पर सारी तस्वीरें उसकी अपनी बारियों की लगी हुई थी। वो इस पर काफ़ी अरसे से डॉक्टर योहान ने नज़र रखी हुई थी। फिर वो जल्दी जल्दी में वहाँ से अपने घर की तरफ जाता है। उधर डॉक्टर योहान बारियों के घर के बाहर तक पहुँच चुका था, लेकिन उसके घर के अंदर बोंगजी सो रही थी। बोंगजी को ऐसे आवाज़ आती है कि जैसे कोई घर में आ गया हो और उसे एक साया भी दिखता है तो वो बारियों को कॉल करती है। उसका नंबर बंद आता है तो फिर वो मूची को कॉल करती है। इस दफ़ा मूची की कॉल उठा लेता है और वो उसे मदद के लिए बुलाती है कि सीरियल किलर इधर है। इतने में वो किलर से छुपते छुपते छत पर चली जाती है। वहाँ एकदम से बारियों भी आ जाता है। वो उसकी मदद करता है और उसे दीवार से नीचे उतार देता है और कहता है कि मैं तुम्हारी दादी के किलर से बदला लूँगा, तुम जाओ और मदद लेकर आओ। बोंगजी वहाँ से चली जाती है। आगे से मूची भी आ रहा होता है। जब बारियोम नीचे उतरता है तो उसके सामने डॉक्टर योहान खड़ा होता है। इतने में मूची उसके घर के बाहर पहुंचता है तो वो देखता है कि बारियोम के घर की छत पर डॉक्टर योहान खड़ा है और वो हैमर से किसी को मार रहा है। फिर हमें दिखाते हैं कि बारियोम नीचे जख्मी हालत में पड़ा है। मूची डॉक्टर योहान पर गोली चला देता है। वो गोली लगकर गिर जाता है तो बारियोम भी और वो भी दोनों इकट्ठे जख्मी हालत में गिरे पड़े नजर आते हैं। फिर उन लोगों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। कुछ दिनों बाद जब बारियोम को होश आता है तो उसके कमरे में उसका प्यारा बर्ड भी मौजूद होता है। वो बेड से उठता है और बर्ड के पास आकर उसे निकाल कर उसे बेदर्दी से मार डालता है और खिड़की से नीचे फेंक देता है। फिर वो मज़े से जाकर लेट जाता है कि अब सुकून से सोऊंगा। बारियोम अब जब होश में आया होता है तो वो बहुत बदला बदला और बिल्कुल अपोजिट नज़र आता है।